हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 3 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के हमारे आर्टिकल का टॉपिक है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बदलना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये जो आर्टिकल है ये कहना चाह रहा है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलने की जरूरत है। ठीक है, नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इसके बाद हम जब सब हेडिंग देखेंगे, इन द बैकड्रॉप ऑफ सेटबैक्स especially in the neighborhood the country has to reconsider its diplomacy's trajectory। यानी कि हमारे साथ में कई सारे सेटबैक्स हो रहे हैं, यानी कि कई सारे फेलियर्स हमें देखने पड़ रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है हमारी कंट्री के साथ में, और ज्यादातर ये सारी चीजें हो रही है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में। ठीक है, तो इन सारे सेटबैक्स को देखते हुए हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसे बदलना चाहिए। हमारे जो डिप्लोमैट्स है या जो हमारी सरकार है वो किस रास्ते पर जा रही है उसे बदलना होगा हमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। नॉट लॉन्ग अगो इंडिया वाज सीन एज अ नेचुरल राइजिंग पावर इन साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी पावर माना जा रहा था एक टाइम पर। ठीक है, और इंडियन ओशन में भी उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस माना जा रहा था। ठीक है, वो एक डी फैक्टो लीडर था सार्क का। ठीक है, ये साउथ एशियन जो कंट्रीज थी उनका एक एसोसिएशन है, अभी भी है ये एसोसिएशन, और इसका ये लीडर हुआ करता था। ठीक है, नेपाल के साथ इसके बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। ठीक है, और श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और इसने कई सारे इन्वेस्टमेंट करे थे अफगानिस्तान के साथ भी। अब आप देख रहे होंगे ये सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक राइजिंग पावर तब था जब सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है उनके साथ हमारी दोस्ती थी या हम कुछ अच्छा कर रहे थे उनके साथ। ठीक है, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि काबुल में भी कई सारे काम हमने किए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ भी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके अलावा हमने मल्टीलैटरलिज्म को फॉलो किया था। मल्टीलैटरलिज्म जो पॉलिसी है इसका मतलब ये होता है कि हम 2 या 3 कंट्रीज के साथ, या इनफैक्ट 3 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज के साथ में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या कोई भी बड़ा एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि तीनों चारों कंट्रीज का फायदा हो। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिसी हुआ करती थी। और हमने सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी शुरू किए थे जिससे कि हम सेंट्रल एशिया को जोड़ सके, जो हमने ईरान के साथ साइन किया था। तो आप देख सकते हैं आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और हमारी कंट्री काफी अच्छी पार बन चुकी थी। ठीक है, और साथ ही साथ में चाइना के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, और हमारी जो बॉर्डर थी चाइना के साथ में वो काफी हद तक पीसफुल थी। ठीक है, बहुत ज्यादा अटैक्स नहीं होते थे, जैसे अभी के टाइम में हो रहे वैसे नहीं हुआ करते थे। वहीं अब हम अगर प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है, प्रेजेंट की बात करें अगर, तो इंडिया जो है वो अपना सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस फेस कर रहा है, क्योंकि अब चाइना जगह जगह पर उसे अटैक कर रहा है लद्दाख बॉर्डर के पास से। ठीक है, तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस है इंडिया के लिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि हम चाइना को फेस किस तरह से करें। ठीक है, और चाइना जो है उसने अपना स्टेटस को चेंज कर लिया है। स्टेटस को वो चीज है जो कि परमानेंट रहती है काफी टाइम तक, या फिर काफी टाइम से उसे सही माना जाता है। तो काफी टाइम से चाइना जो है वो हमारी बॉर्डर पे कोई अटैक्स नहीं कर रही थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रही थी, लेकिन अब उसने वो स्टेटस को चेंज कर दिया, यानी कि अब वो हमारी बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, जो LACMI लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर पे आती है, उसके ऊपर पहले उतनी ज्यादा लड़ाइयां कभी हुई नहीं, लेकिन पिछले 45 सालों के अंदर हमने शांति ही देखी है उस बॉर्डर पे, लेकिन अब जो है उस बॉर्डर पे वायलेंट क्लैशेस होने लगे हैं। अगर हम सार्क की बात करते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज का जो पूरा ग्रुप था वो आउट ऑफ जॉइंट है, हम कह सकते हैं उसकी ज्यादा मीटिंग्स नहीं हो पा रही है, वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। नेपाल ने भी इंडिया से बहुत ज्यादा दूरियां बना ली है, क्योंकि हमने अभी अभी जो नया मैप रिलीज किया है उसके अंदर हमारे और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, यानी कि जो एरिया डिस्प्यूटेड था, ठीक है, हमें नहीं पता था कि वो किसका एरिया है, उसे हमने अपना एरिया बता दिया है। ठीक है, श्रीलंका भी चाइना से सपोर्ट लेने लगा है अपने सारे प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, और बांग्लादेश जो है वो CAA आने के बाद से ही हमसे ढंग से बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है,
CAA जो है उसकी वजह से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेशी लोग ही सबसे ज्यादा माइग्रेट करते थे इंडिया में, और वो लोग ज्यादातर मुस्लिम्स हुआ करते थे। तो मुस्लिम्स को अब CAA के मुताबिक सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे इसीलिए बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत ज्यादा हमसे दूरियां बना चुके हैं। अफगानिस्तान भी जो है उसने मल्टी पार्टी टॉक्स में इंडिया को नहीं बुलाया, ठीक है। उसके अलावा ईरान के साथ में हमारा एक प्रोजेक्ट होने वाला था, रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, जो कि चाबहार पोर्ट से कनेक्टेड था। तो ये भी उन्होंने बिना इंडिया की मदद के बना लिया। पहले हमने साथ में ये प्रोजेक्ट करने के बारे में सोचा था, लेकिन क्योंकि इंडिया ने देरी कर दी तो ईरान ने खुद अकेले वो प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे ऑदर ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हमारा सारी ही नेबरिंग कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट चालू हो गया। पहले हम सारी कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्ते रखते थे, लेकिन अब क्या हो गया ऐसा कि जिसकी वजह से ये सारी कंट्रीज हमसे दूर होती जा रही हैं, ठीक है। तो इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं, ठीक है, और कुछ हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये फेलियर्स हैं। फेलियर किस चीज का है? हमारी फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि फॉरेन पॉलिसी स्टैटिक होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि फॉरेन पॉलिसी हमेशा सेम रहनी चाहिए, उसे बदलना चाहिए, ऑब्वियसली बदलना चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए, ठीक है। और अभी के टाइम की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो इसलिए इतनी सीरियस है क्योंकि इंडिया की जो स्मार्ट पावर है वो पहले से डिक्लाइन हो गई है। पहले से कम देश है जो कि इंडिया को हर चीज में सपोर्ट करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज है उनके साथ अगर झगड़े होंगे तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे लिए सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से भी, और आसपास की जो कंट्रीज है अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगी तो हमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारे बदलाव हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। तो वो जो 3 चीजें हैं उसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमने अलाइनमेंट कर दी है अपनी पॉलिसी की विद द यूएस लाइन, यानी कि जो यूएस कहता है हम वो कर रहे हैं, ठीक है। जो यूएस फॉरेन पॉलिसी बना रही है हम भी वही पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को मिक्स कर रहे हैं विथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि जो हमारे यहाँ के लॉज बन रहे हैं ना, जो हमारी गवर्नमेंट लॉज बना रही है वो फॉरेनर्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो ऐसे लॉज हमें नहीं बनाने चाहिए, या फिर ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे लॉज हम बनाएं जो कि जिनसे किसी और कंट्री को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा भी हब्रिस हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ गया, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है हमारी कंट्री में। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारी कंट्री है जो भी है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 3 ये जो मेजर रीजंस हैं इनकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम तीनों फैक्टर्स को देखने वाले हैं। पहला फैक्टर है यूएस लाइन, कि किस तरह से हम यूएस के साथ में तालमेल बैठा रहे हैं, किस तरह से हम उसकी फॉरेन पॉलिसी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि 3 से 4 कंट्रीज के साथ हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते थे, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट बनाते थे, और इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट में बिलीव करती थी, यानी कि वो किसी भी बड़ी डेवलपिंग कंट्री के साथ बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं करती थी या किसी भी बड़ी कंट्री को सपोर्ट नहीं करती थी, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, तो उसने ना ही यूएस को सपोर्ट किया और ना ही रशिया को सपोर्ट किया। लेकिन अभी के टाइम में हम ये देख सकते हैं कि यूएस को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इंडिया, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट से बहुत दूर जा रही है इंडिया, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हुआ करती थी, यानी कि हम जो स्ट्रैटेजीज बनाते थे, हम जो प्लान्स करते थे फॉरेन पॉलिसी के लिए, वो सब अब खत्म हो रहे हैं। यानी कि हम अपने डिसीजंस अब खुद से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम यूएस की बातों को मान रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। पहले जो हम ये सोचते थे ना कि हम जो चाहते हैं हम वो कर लेंगे, अब हम वो नहीं करते। अब जो यूएस कहता है हमको वही करना होता है, ठीक है। तो इंडिया की जब यूएस के साथ पार्टनरशिप शुरू हो गई, तब हम ये कह सकते हैं कि ईरान के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो गई। अब कैसे हुई? यूएस जो है वो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और हमने ईरान के साथ कई सारी पॉलिसीज बना रखी थी, या कई सारे हमने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे थे, तो वो सब के अंदर हमने अपना ही लॉस करवा लिया, क्योंकि यूएस को वो चीज पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि 2003 में इंडिया ने ईरान के साथ में चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की बात कही थी, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद
यूएस ने उस पर प्रेशर डाला कि नहीं, तुम्हें ईरान के साथ ये प्रोजेक्ट नहीं करना है, तो हमने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे करना चालू कर दिया, और इस वजह से ईरान जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने खुद इस प्रोजेक्ट को खत्म कर लिया अपने आप, ठीक है, इंडिया की मदद नहीं मांगी। इसके अलावा इंडिया ने ईरान के खिलाफ वोट किया था इन द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब वो किस बात के लिए था, क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने उसके अगेंस्ट वोट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएस ने उसे कहा था, ठीक है। इसके अलावा भी हमने एक बहुत बड़ा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट साइन किया था ईरान के साथ, उसे भी हमने खो दिया क्योंकि हम यूएस की बात मान रहे थे, ठीक है। हमने ईरान के साथ कई सारे ट्रेड टाइज थे, उन्हें भी कट डाउन कर दिया, वो भी हमने कम कर दिए क्योंकि यूएस ऐसा नहीं चाहता था, ठीक है। 2015 के अंदर हमने एक ईरान न्यूक्लियर डील साइन करी थी, ठीक है, और इसके अलावा हमने वहां से ऑयल परचेजेस भी बढ़ा दिए थे 2015 में, ठीक है। तो 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो तेहरान गए थे और उन्होंने एक ट्राइलैटरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को साइन किया था विद अफगानिस्तान एंड ईरान, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है इंडिया की मल्टीलैटरलिज्म का। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए तो इंडिया ने भी अपने ऑयल इंपोर्ट्स को जीरो कर दिया फ्रॉम ईरान, यानी कि पहले इंडिया जो है वो कम से कम अपना 10% का जो ऑयल है वो ईरान से इंपोर्ट किया करता था, लेकिन फिर इंडिया ने बंद कर दिया इंपोर्ट करना। यानी कि सीधी सीधी बात है कि इंडिया जो है वो यूएस के इशारों पर नाच रहा था, ठीक है। तो ये जो सब बातें हैं इसकी वजह से इंडिया की जो मिलिट्री टाइज है यूएस के साथ में वो काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि यूएस की सारी बातें मान रहा था वो, ठीक है। तो काफी सारी इन्होंने अग्रीमेंट साइन किए, जैसे लेमोआ अग्रीमेंट था, ये भी मिलिट्री टाइज बढ़ा रहा था इंडिया की विद द यूएस। तो इसकी वजह से जो चाइना है उसे लगा कि भाई इंडिया जो वो एक डी फैक्टो अलाय बन गया है यूएस का, यानी कि यूएस जो है वो मेरा दुश्मन है और इंडिया क्योंकि यूएस का दोस्त बन गया है, इसलिए यूएस और इंडिया दोनों ही अब हमारे दुश्मन है, ऐसा चाइनीज सोच रहे थे, ठीक है। तो ये सब जो ऑल्टर किया इन्होंने स्टेटस क्वो को, स्टेटस क्वो ये था, यानी कि सदियों से ये बात चली आ रही थी, बहुत सालों से ये बात चली आ रही थी कि हमारा और जो चाइना का बॉर्डर है वहां पर बहुत पीसफुल सब कुछ रहता था, वहां पे कोई झगड़े नहीं होते थे। उस स्टेटस क्वो को चाइना ने चेंज कर दिया और उसने बॉर्डर पर कई सारी हरकतें ऐसी करी है जिसकी वजह से वायलेंस हुई है, प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, सोल्जर्स मरे हैं, लड़ाइयां हुई हैं। तो अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि हम अपनी कंट्री के पॉलिटिक्स को फॉरेन की पॉलिसी के साथ मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 डिसीजंस गवर्नमेंट ने ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से हमारा जो खुद का जो हमारी चीजों को सॉल्व करने के लिए हमने कोई लॉ निकाला है, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज हमसे बहुत ज्यादा दूर हो गई हैं, ठीक है। तो पहला जो था वो था पासिंग ऑफ सीएए, ठीक है। जब सीएए पास हुआ तो उसमें मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देने की कोई बात नहीं थी, जिसकी वजह से जो हमारी दूसरी मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज हैं वो हमसे थोड़ी गुस्सा हो गई। अब पाकिस्तान को आप छोड़िए क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशनल एनिमी है, मतलब कई सालों से हमसे वो लड़ाइयां कर रहा है, तो उसकी तो हम बात करते ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश जो हमारा इतने सालों से दोस्त हुआ करता था, उसने भी सीएए पर ऑफेंस ले लिया, वो गुस्सा हो गया इंडिया से, और हमारी जो ये हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये लॉ निकाला था कि भाई हम नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर इतने सारे माइग्रेंट्स आए बाहर से, जिसकी वजह से इंडियन लोगों की जॉब चली जाए या इंडियन लोगों को रहने की जगह ना मिले या रिसोर्सेज कम पड़े, तो उसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज है वो हमसे नाराज होने। तो बांग्लादेशी मीडिया ने इनफैक्ट ये भी बताया कि इंडियन एनवॉय जो है वो वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलने की कोशिश कर रहा है 4 महीनों से, लेकिन वो उससे नहीं मिल रही है, जिससे हमें पता चलता है कि बांग्लादेश कितना गुस्सा है हमसे, ठीक है। और अफगानिस्तान में भी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट देखी गई, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वहां पे बहुत सारे सालों से वॉर चल रहे हैं, वहां पे लोग खुश नहीं हैं, तो ज्यादातर वहां से जो लोग हैं माइग्रेट करके इधर उधर जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान जाते हैं लोग, इंडिया जाते हैं, क्योंकि सबसे पास में अफगानिस्तान के इंडिया और पाकिस्तान है। उसके अलावा कुछ लोग दूसरी कंट्रीज में भी जाते हैं, लेकिन जनरली इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान वालों के लिए कोई मनाही नहीं है कि आप नहीं आ सकते, लेकिन इंडिया के अंदर अब मना कर दिया था साफ साफ कि मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली, इसलिए अफगानिस्तान के यहाँ पर भी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रही थी, ठीक है। इसके अलावा जो हमने दूसरा फैसला किया, ठीक है, हमारी सरकार ने, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज हमसे गुस्सा हो गई, वो था कि हमने जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसे हटा दिया। हमने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर हमारी अपनी यूनियन टेरिटरी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने कश्मीर वैली के लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए, ठीक है। वहां पे कोई इंटरनेट नहीं था, वहां पे कोई रिसोर्सेज नहीं थे, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ठीक है। कई सारी चीजें हमने कर ली, तो जिसकी वजह से हमारा जो रेपुटेशन है दुनिया में वो कम हो गया, ठीक है।
और पाकिस्तान जो है उसको प्रोपेगेंडा वेपन्स मिल गया, उसको एक और रीजन मिल गया हमसे लड़ाई झगड़े करने का, ठीक है। तो इसकी वजह से इंडिया के कोई भी जो वायलेंस था पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा था वो खत्म तो नहीं हो पाया, बल्कि जो दूसरी कंट्रीज है वो हमसे और ज्यादा गुस्सा हो गई। इवन जो हमने बाइफर्केशन किया जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर को हमने 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा, JNK और लद्दाख, तो उसकी वजह से भी जो चाइना है उसको एक रीजन मिल गया लद्दाख के ऊपर अग्रेशन शो करने का, लद्दाख की बॉर्डर पे डिस्प्यूट करने का, क्योंकि उसे लगा कि अब लद्दाख क्योंकि अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है तो हो सकता है अगर हम लद्दाख पे लड़ाई करेंगे तो लद्दाख हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर जो था द पेरिल्स ऑफ हब्रिस, यानी कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस जो हम दिखा रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हमारे लिए डेंजरस है। और वो इसलिए क्योंकि अभी हम राइजिंग पावर हैं, अभी हम बड़ी पावर बने नहीं हैं, हम कोई बहुत बड़ी डेवलप कंट्री बने नहीं हैं, ठीक है, बनने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं वो हमेशा इस्टेब्लिश होने से पहले वो अपनी एक स्टैंडिंग बनाती है, यानी कि जब तक वो एक बहुत बड़ी पावर नहीं बन जाती उससे पहले वो अपनी एक स्टैंडिंग बनाने की कोशिश करती है। वो ऐसी कुछ चीजें करती है जिससे लोगों को समझ आ जाए कि नहीं ये एक बहुत बड़ी पावर है। जैसे कि सोवियत यूनियन जो है या रशिया जो है उसने अपनी आप को एक सुपर पावर घोषित करने से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, ठीक है, जिससे लोग ये मानने लगे कि हाँ ये एक्चुअल में एक सुपर पावर है। चाइना जो है उसने भी 40 साल का इंतजार किया US से टक्कर लेने से पहले, ठीक है, ताकि वो डिक्लेयर कर सके कि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तब तक उसने सिर्फ अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दिया, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी, ठीक है। तो इंडिया को भी इन एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। तो हमें इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में आके नेपाल के ऊपर हाई हैंडेडनेस शो नहीं करनी थी, जबकि जो हमारा नेपाल के साथ सबसे अच्छा रिश्ता हुआ करता था, वो सबसे अच्छा हमारा नेबर हुआ करता था, तो हमने उसको अपडेटेड पॉलिटिकल मैप के अंदर ये दिखा दिया कि भाई हमारा जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो तो इंडिया का ही है ना। तो इस वजह से हमने नेपाल से दूरियां बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो करंट क्राइसिस है, सबसे बड़ा जो डेंजर है इंडिया को, वो इसी वजह से है क्योंकि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ढंग से नहीं बनाया है, ठीक है। तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिकंसिडर करना चाहिए, उसे बदलना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। हमारी जो मिलिट्रीज है वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी है, हमारा नेवल फोर्स बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। हम दूसरों की बातों में आ रहे हैं, दूसरों के बहकावों में आ रहे हैं, लेकिन हम खुद की स्ट्रैटेजीज नहीं बनाना चाह रहे हैं, अच्छी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई मेन एम हमारा ये है कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलना चाहिए, वरना इंडिया एक राइजिंग पावर बनते बनते रह जाएगा, ठीक है। ए है अ स्ट्रेटेजिक मैप इज रिक्वायर्ड फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इफ इट वांट्स टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ चाइना। ये बात गलत है, ठीक है। हमें एक स्ट्रेटेजिक मैप चाहिए, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को बदलना है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम चाइना की गुड बुक्स में आना चाहते हैं या हम चाइना को इम्प्रेस करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपने आप को एक राइजिंग पावर बनाना चाहते हैं, अपने आप का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ए तो गलत हो गया। फॉरेन पॉलिसी शुड बी कपल्ड विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इसे आप देखते ही गलत कर दीजिएगा, क्योंकि साफ साफ पैसेज में लिखा हुआ है कि 3 रीजंस है जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि हम फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसलिए ये तो हमें बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इंडिया कैन ओनली बी अ राइजिंग पावर विद द कोऑपरेशन ऑफ नेबरिंग स्टेट्स एंड मल्टीलैटरलिज्म। ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई नेबरिंग स्टेट्स के साथ हमें एक अच्छी सी दोस्ती बना के रखनी होगी और मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट्स करते रहने होंगे, तभी हम एक अच्छा राइजिंग पावर बन सकते हैं। A strict foreign policy is required to combat enemy nations and maintain peace in South Asia। ये बात गलत है, क्योंकि हम जो है पहली बात तो साउथ एशिया में पूरे में हम पीस नहीं ला सकते, और दूसरी बात ये कि हम एनिमी नेशन से सबसे लड़ नहीं सकते, ठीक है। जितना ज्यादा हम लड़ेंगे उतना ज्यादा हमारा ही डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो इसलिए हमें उनके साथ पीस बना के रखनी है, हमें उनसे दोस्ती करनी है, ठीक है, हमें उनसे रिश्ते बढ़ाने हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट्स करने हैं, तभी हम एक राइजिंग पावर बन सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। सेकेंड है, इनके अंदर जितनी भी बातें दी गई है इसमें से ऐसी कौन सी बात है जो ये शो नहीं करती कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अलाइनमेंट में चल रही है यूएस के साथ में, ठीक है। ए है, इंडिया ने साइन किया था चाबहार पोर्ट विद ईरान इन 2003 बट ईरान हैड टू कंप्लीट इट विदाउट इंडिया। ये बात जो है ये बिल्कुल ये बताती है कि हम यूएस के साथ कितना ज्यादा अलाइनमेंट में है, क्योंकि यूएस जो है वो ईरान को सपोर्ट नहीं करता, तो हम भी ईरान को अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स क्रूड ऑयल एंड कुकिंग गैस फ्रॉम
इराक एंड सऊदी अरेबिया ओनली। ये बात भी ये प्रूव करती है कि भाई जो हमारी पॉलिसीज है वो बिल्कुल यूएस की पॉलिसी जैसी हैं, क्योंकि पहले हम ईरान से 10% ऑयल इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब हम दूसरी कंट्रीज से कर रहे हैं, ठीक है। The Indo-Iran gas pipeline project couldn't take final shape because of the pressure that US created on India. तो ये बात भी करेक्ट है, पैसेज में ये बात दी गई है, हमें कहा गया है कि भाई यूएस के प्रेशर में आके ही हमने ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट लूज कर दिया, ठीक है। इंडिया हैज साइंड अ ट्राइलैटरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद अफगानिस्तान एंड ईरान इन 2016 बट पुल्ड आउट ऑफ द डील इन 2018। ये बात गलत है, क्योंकि ये हम कह सकते हैं फैक्चुअली गलत है बात। 2018 में ये पूरा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था और अभी ये अच्छे से चल रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। हम इसके पार्टिसिपेंट अभी भी हैं, तो ये चीज गलत होगी क्योंकि इसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया था, है ना। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथर के हिसाब से जो उन्होंने कहा था कि इंडिया इज फेसिंग मेजर सेटबैक्स, ठीक है, क्योंकि नेबरहुड के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से काफी सारी जो कंट्रीज है वो हमसे दूर होती जा रही है। तो इस बात को सपोर्ट कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, ठीक है। ए है एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK गेव प्रोपेगेंडा वेपन्स टू पाकिस्तान। ये बात गलत होगी, ये कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा सालों से एनिमी है, ठीक है। उसको हमने कोई अगर रीजन दे भी दिया है तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बाइफर्केशन ऑफ JNK इनटू यूनियन टेरिटरीज वाज रिस्पांसिबल फॉर बॉर्डर क्लैशेस विद चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम इन 45 ईयर्स। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मेजर सेटबैक है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू हो गया है। अगर हमारी कंट्री में कोई वॉर होता है तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। Bangladesh took offense at CAA and NRC, so Prime Minister Sheikh Hasina is not willing to meet any Indian official. ये हमारे लिए एक फेलियर है, लेकिन बहुत बड़ा फेलियर नहीं है, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन को हम सही नहीं कर सकते। India used to have cultural ties with Nepal, but because of updated political map, Nepal has turned hostile. Again, ये भी करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑथर की बात को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर रही है बात, वो ये कर रही है कि हमारी चाइना के साथ जो 45 सालों के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं हुई वो अब होने लग गई है, ठीक है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर होना चाहिए, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी बात है जो इंडिया की मल्टीलैटरलिज्म को शो नहीं कर रही है, ठीक है। मल्टीलैटरलिज्म वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर 3 से 4 कंट्रीज इंडिया के साथ इन्वॉल्व हो किसी एक प्रोजेक्ट में या एक्टिविटी में, ठीक है। ए है 2016 ब्रिक्स समिट अटेंडेड बाय हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ 5 कंट्रीज वाज हेल्ड इन इंडिया। तो ब्रिक्स समिट जो है उसके अंदर 5 कंट्रीज है, इंडिया को इंक्लूड करके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज के साथ में है, इसलिए ये मल्टीलैटरलिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। इंडिया ट्रेड विद एशियन स्टैंड्स एट $81 बिलियन। तो यहाँ पे भी ये जो एसोसिएशन है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर 10 मेंबर कंट्रीज हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर भी मल्टीलैटरलिज्म शो हो रहा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। In 2015, China proposed the BCIM economic corridor as part of its mission. तो BCIM जो economic corridor है उसके अंदर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार ये चारों कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मल्टीलैटरलिज्म शो हो रही है, इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ लेमोआ इन द रीसेंट पास्ट। अब लेमोआ जो है वो सिर्फ हमने यूएस के साथ में किया था, तो ये मल्टीलैटरलिज्म नहीं है, ये यूनिलैटरलिज्म है, ठीक है। एक ही कंट्रीज के साथ हम कर रहे हैं कोई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म ये शो नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नॉन अलाइनमेंट जो है वो इनमें से किस चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। ए है इफ नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर्स अ वॉर अगेंस्ट ऑल साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है। अब एक तरफ आपके पास एक इंसिडेंट है कि भाई नॉर्थ कोरिया जो है वो सारी साउथ एशियन कंट्रीज पे एक वॉर कर देती है, ठीक है। एक तरफ ये है कि एक ट्रेड वॉर हो गया है बिटवीन चाइना और यूएस, एक तरफ एक बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन ईरान एंड इराक, और एक तरफ एक वर्ल्ड वॉर हो रहा है 2 मेजर दुनिया की कंट्रीज के बीच में। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नॉन अलाइनमेंट एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। नॉन अलाइनमेंट ये है कि हम किसी भी एक तरफ
नहीं है या किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं करते वॉर के अंदर, ठीक है। अगर मान लो ट्रेड वॉर है चाइना और यूएस के बीच में, तो हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए एक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट है ईरान और इराक के बीच में, तो उसके अंदर हम किसी को सपोर्ट क्यों करें, हम न्यूट्रल रहेंगे, राइट। अगर वर्ल्ड वॉर है दो मेजर कंट्रीज के बीच में, तो उसके लिए भी नॉन अलाइनमेंट एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम किसी की भी साइड ना ले, तो हमारा भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया सारी साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर वॉर कर देगी, तो हमें साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम खुद एक साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, नॉन अलाइनमेंट यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी चीज हम पैसेज से इन्फर नहीं कर सकते या कंक्लूड नहीं कर सकते। ए है वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना एंड रशिया दैट इफ इंडिया वांट्स टू बी अ राइजिंग पावर इट हैज टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडिंग। ये बात करेक्ट है, ये हम इन्फर कर सकते हैं पैसेज से। पैसेज में लिखा हुआ है कि हमें पहले अपनी एक स्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, फिर हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम एक सुपर पावर बन चुके हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग यूएस फॉरेन पॉलिसी, इंडिया शुड हैव अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसी विद चाइना सो दैट बोथ कंट्रीज कैन थ्राइव पीसफुली। ये बात बिल्कुल गलत है, ये हम पैसेज से इन्फर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा कि हमें किसी एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना है, हमें अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी। India's foreign policy has been deeply affected due to the passing of CAA and bifurcation of JNK। ये बात करेक्ट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है इन दो चीजों की वजह से। Before the change in foreign policy, India had great strategic relations with all its neighbors except Pakistan। ये बात भी करेक्ट है, ये हम पैसेज से इन्फर कर सकते हैं। सारी कंट्रीज का हमें दिया गया है कि कितना अच्छा हमारे साथ उनका रिलेशंस थे, ठीक है, कितने अच्छे हमने प्रोजेक्ट्स किए थे साथ में। तो इनमें से सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जिसे हम पैसेज से कंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए वही आंसर होना। 7th है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो स्टेटस को इस फ्रेज का सही इस्तेमाल कर रहा है। स्टेटस को का मतलब है वो चीज जो कि सदियों से चली आ रही हो या काफी टाइम से चली आ रही हो, ठीक है। ए है पाकिस्तान हैज चेंज्ड द स्टेटस को बाय रिपीटेड अटैक्स इन द कश्मीर वैली। ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि स्टेटस को नहीं है ये, वो तो सालों से कर ही रहा है अटैक, ये कोई नई बात नहीं करी है उसने। India broke the status quo when it announced projects with billions of dollars with Iran। ये भी गलत है, इंडिया ने कोई स्टेटस को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि वो काफी टाइम से ईरान के साथ प्रोजेक्ट्स कर रहा है। The ruling party in India challenged the status quo by abrogation of Article 370 of Indian Constitution। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल सही यूज हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बात करता है। इसका मतलब ये है कि ये चला आ रहा था कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन इस चीज को हमने चैलेंज कर दिया, हमने उसका स्टेटस को बदल दिया, अब हमने उसे अपनी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। श्रीलंका इज ब्रेकिंग इट्स स्टेटस को बाय टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना फॉर इट्स मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये बात भी गलत है, उसने कोई स्टेटस को नहीं तोड़ा है। हो सकता है उसने चाइना से पहले भी मदद ली हो, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में तो उसने ली ही होगी, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज में उसे इंडिया की मदद लेनी चाहिए थी, उस चीज में उसने चाइना की मदद ली, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कोई बहुत ऐसी कोई रूल नहीं तोड़ा है, ऐसी कोई चीज नहीं तोड़ी है जो कि वो कभी नहीं कर पाया था या कभी वो उसने नहीं करी थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही हैं, ठीक है। फर्स्ट है देयर हैज बीन अ स्टडी इरोजन इन इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यही कहा जा रहा है कि हम जो है अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे हैं, हम यूएस की बातों को मान रहे हैं। India's foreign policy should have been static and it is because of the recent change in policy that India is facing major setbacks। ये बात गलत है कि changes जो हुए हैं उनकी वजह से हमें failures तो हुए हैं, लेकिन foreign policy कभी भी static नहीं होनी चाहिए, same नहीं रहनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए, ऐसा पैसेज में दिया गया है, ठीक है, ऑर्डर ने साफ लिखी है। India's alignment with the US makes it a natural adversary of China। ये बात भी करेक्ट है, चाइना ऐसा ही मान रही है कि भाई जो इंडिया जब यूएस के साथ में मिलिट्री प्रोजेक्ट्स कर रही है या बहुत सारे अलाइनमेंट्स कर रही है, तो वो चाइना की एनिमी बन चुकी है। नेचुरल के लिए पैसेज में ये बात लिखी गई है, डी फैक्टो एनिमी बन गई है ये चाइना की, ठीक है। तो ये चीज साफ साफ लिखी गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 9th है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि पेरिल ऑफ हब्रिस नहीं बता रही, यानी कि पेरिल ऑफ हब्रिस का एग्जाम्पल नहीं है या फिर डेंजर का एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट है बिकॉज इंडिया वोटेड अगेंस्ट ईरान एट द यूएन इट लॉस्ट
some profitable projects with ईरान। ये जो है ये एक पेरिल है हब्रिस का। हमने ओवर कॉन्फिडेंस शो किया, हमने ये शो किया कि भाई हम तो राइजिंग पावर है, हम जो है ईरान के अगेंस्ट कर देंगे वोट, हम यूएस की साइड लेंगे। Because India abrogated special status of JNK, it is facing border disputes with Pakistan। ये एक हब्रिस का पेरिल नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है, हमने यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेली थी और उसकी वजह से जो पाकिस्तान है उसको एजेंडा मिल गया। और पाकिस्तान तो वैसे भी कई सालों से हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स कर रहा है, तो ये हमारे लिए कोई डेंजर नहीं था, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अपडेटेड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, नेपाल हैज टर्न्ड हॉस्टाइल। ये भी एक पेरिल ऑफ हब्रिस है, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो हमारा दुश्मन बन गया है। बिकॉज ऑफ इंडियाज मिलिट्री कोऑपरेशन विद द यूएस, इट हैज फेस्ड बॉर्डर अग्रेशन ऑन द LAC बाय चाइना। ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये भी एक पेरिल है हब्रिस का। हमने कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस शो कर दिया, हमने यूएस के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन कर लिए, जिस वजह से चाइना को ये लगने लगा है कि इंडिया भी अब चाइना का दुश्मन बन गया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो एक ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं दिखा रहे हैं हम। बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो हमारी पाकिस्तान से कई सालों से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10, पैसेज का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि शुरुआत में क्या दिया हुआ है, बाद में क्या दिया हुआ है, ये सब हमें बताना है। ए है जनरलाइजेशन इज मेड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट आर इलैबोरेटेड। ये बात बिल्कुल गलत है, हमने कोई जनरलाइजेशन नहीं बताया है, ठीक है। हमने शुरू में ये बताया है कि भाई पहले हम एक राइजिंग पावर हुआ करते थे, हमारी नेबरिंग कंट्रीज से बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में अब अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारी किसी से भी अच्छी दोस्ती नहीं रही, सब हमसे दूर हो गए हैं कंट्रीज, और अब हमारी जो पावर है वो कम होती जा रही है। तो उसके लिए उसके क्या रीजंस है ये बताए गए, 3 रीजंस बताए गए, ठीक है। A hypothesis is made and evaluated with the help of instances। ये बात भी गलत है, हमने कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाई है, हम एक रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनाई जो कि प्रूव नहीं हो सकती, है ना। A theory is presented and the problems are discussed। ये भी गलत है, ठीक है। कोई थ्योरी नहीं बता रहे हैं हम, ठीक है। हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं और फिर हम ये बोल रहे हैं कि ये रीजंस हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। अ कॉम्प्लिकेशन इज स्टेटेड एंड इट्स ग्राउंड्स आर एनालाइज्ड। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, हम यही कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेकार है, जिसकी वजह से हमारी दूसरी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में दूरियां बढ़ रही हैं, और उसकी जो वजह है, 3 वजह जो है वो बताई गई, एनालाइज किया गया उनको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। We have now reached the end of the video. Hope you enjoyed the session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।